क्लास 11th केमिस्ट्री लेसन देख रहे हैं हम 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने इससे पहले फिनिश कर लिया है क्वांटम नंबर्स, और वहाँ पर हमने देखा था कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होती है, उनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये ऑर्बिटल के शेप कैसे होते हैं, है ना, वो आज हमें समझना है। आज हम समझेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, कोई इसको ऑर्बिटल कहता है, कोई इसको ऑर्बिटल कहता है। ठीक है, होता क्या है ऑर्बिटल, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी आज देखेंगे। तो देखिए, इससे पहले छोटा सा डिस्कशन ये करते हैं कि 2 फेमस मॉडल हैं। एक मॉडल है सर बोहर्स का। अकॉर्डिंग टू देम उनने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में शेल्स में चलते हैं, है ना, अलग अलग शेल। फिर आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव जैसा है भाइयों, और ये प्रूव भी हो गया, इनने भी बिल्कुल सही कहा। इनकी थ्योरीज भी करेक्ट है, थ्योरीज तो इनकी भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में से कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। 100% ना ये करेक्ट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ये डिफाइन करती हैं जो सही होती हैं। ठीक है, एक दूसरे में कुछ चीज़ें इनकी कन्वर्टेबल भी हैं, कुछ चीज़ें एक दूसरे में इनकी कन्वर्टेबल भी हैं। जैसे हमने निकाला था एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल 1s की जो एनर्जी निकाली थी, वो इसके अकॉर्डिंग वेव मैकेनिकल मॉडल जो हमने क्वांटम नंबर्स में देखी थी, है ना। तो वेव मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्लेस है वो फिक्स नहीं है, वो एक वेव की तरह घूमता रहता है ना। वो किसकी तरह घूमता है, एक वेव की तरह घूमता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिटल का, कि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के आसपास का एक रीजन है, एक जगह है, एक स्पेस है, 3D स्पेस है। ठीक है, ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का घर कह सकते हैं, लेकिन वो घर कैसा है, वो स्पेस कैसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या थी, ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वैसे बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल हमारे होते हैं मेनली 4 टाइप के, S, P, T, F। इनको हमने क्वांटम नंबर में सब शेल नाम दिया, S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल। एक्चुअल में S तो जो है, S के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है ना, इसलिए S के अंदर आने वाले ऑर्बिटल को नाम दिया जाता है 1s, 2s, 3s। ये S सब शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं। सेम टाइप से P सब शेल के अंदर भी कुछ ऑर्बिटल होते हैं, जस्ट लाइक 2px। एक P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल रहते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ 2p सब शेल में, तो 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, 2px, 2py, 2pz। उसी प्रकार 3px, 3py, 3pz। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इनको अपन आगे स्टडी करने वाले हैं, इसलिए अब यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो ऑर्बिटल क्या हो गया बच्चों, ऑर्बिटल वो जगह हो गई जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। वेव मैकेनिकल मॉडल में किसी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए एक वैल्यू असाइन की गई, और उस वैल्यू को कहते हैं साइन। अपने त्रिशूल जैसा साइन होता है, इसको साइन कहा जाता है। ये क्या है, ये एक वेव फंक्शन है। इट इज अ वेव फंक्शन। क्या डिनोट करता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को शो करता है। ठीक है, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
किसी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इन एनी स्पेसिफाइड रीजन, किसी स्पेसिफाइड रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर होती है। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल सी बातें थी। साइन क्या है, एक वेव फंक्शन है जो क्या बताता है, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। हमारे सिलेबस में भी इसको ज़्यादा डिटेल नहीं समझाया गया, बस इतना ही बताया गया है कि एक वेव फंक्शन है। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, जब हायर स्टडीज़ करोगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये क्या है, एक वेव फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, साइन कॉस टेन, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, वो सब एक फंक्शन होते हैं। उसी टाइप से ये भी एक फंक्शन है, और जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, है ना, जो किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता सकता है हमको, और इसके स्क्वायर किया जाए तो वो उसकी पॉसिबिलिटी बता सकता है कि साइन स्क्वायर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कहीं पर इलेक्ट्रॉन के होने और ना होने की। चलिए, तो अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा भाई कि ये न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो स्पेस है, तो ये स्पेस में इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, यहाँ 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 कहाँ होगा, ये कोई नहीं बता सकता है ना। ये सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटी फाइंड की जा सकती है साइन स्क्वायर से, इसकी पॉसिबिलिटी फाइंड की जा सकती है साइन स्क्वायर से, वो भी किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम के ऊपर, क्योंकि ये एक वेव है। ये कैसी है, इलेक्ट्रॉन क्या है, हमने क्या प्रूव कर रखा कि इलेक्ट्रॉन एक टाइप की वेव होता है। डी ब्रॉगली सर ने प्रूव करके दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक टाइप से एक वेव की तरह भी काम करता है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करता है, एक वेव की तरह काम करता है। यानी इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कह सकता कोई कि इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो बदल सकती है, हाँ, लेकिन हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ से यहाँ, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। किसके हेल्प से, साइन और साइन स्क्वायर की हेल्प से हम उसकी जगह को फिक्स कर सकते हैं कि वो किस से किस रीजन में होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक नई चीज मैं आपको बताता हूं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये वर्ड आपको काफी सुनाई देगा, अभी आप कोवेलेंट बॉन्डिंग और ये सब पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड आपके सामने आएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ नई चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो जगह है या वो स्पेस है जहाँ तक आप इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं, है ना। एक टाइप से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम ऑर्बिटल कह सकते हैं, ऑर्बिटल की बाउंड्रीज कह सकते हैं। वैसे ऑर्बिटल की बाउंड्रीज नहीं होती हैं, बट हमारे एक जनरल एजम्पशंस के लिए हम कह सकते हैं हाँ भैया ये एक क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितने प्लेस तक, इतने प्लेस तक। सपोज एग्जाम्पल के इस आर डिस्टेंस तक अकॉर्डिंग टू साइन इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं हो सकता है, या न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ऐसे हो सकता है। तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस फील हो सके, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस फील हो सके वहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं, है ना। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस एरिया से निकला हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, मोशन में रहता है, क्योंकि वो एक वेव भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ क्या है, एक स्पेस है, एक जगह है। कहाँ पर ये है जगह, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के अराउंड में कहीं पर भी हो सकता है। तो जहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन को फील कर सकते हैं तो वो उतना एरिया हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। वो उस एरिया में कहीं पर भी हो सकता है, पर वो ये नहीं कह सकता कि इस टाइम पर यहाँ है, हो सकता हो इधर हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, क्योंकि वो मूवेबल है और एक वेव की तरह मोशन करता है। चलिए, ये जनरल सी बातें हमने देख ली। अब हम सिंपल सा हमारे टॉपिक पे आते हैं कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल के शेप्स कैसे होते हैं, है ना। तो बच्चों चलिए, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट ये है एस ऑर्बिटल कैसा होता है। तो बच्चों एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो होता है स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, वो एक बॉल की तरह होता है। कैसा शेप होता है, एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। तो क्या देखा कि एस ऑर्बिटल जो होता है ना, सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया था कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। एस ऑर्बिटल हमेशा न्यूक्लियस के सबसे पास होता है,
है ना। न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, एस ऑर्बिटल होता है। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, तो एस ऑर्बिटल हमारे पास होंगे, देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को सिखाया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1s भी ऑर्बिटल होता है, 2s ऑर्बिटल भी होता है। ये पहले एनर्जी लेवल का होता है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल का होता है। 3s ऑर्बिटल थर्ड एनर्जी लेवल का होता है। अलग अलग जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे 4s 5s ऐसा आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 1s ऑर्बिटल की, है ना। 1s ऑर्बिटल सबसे बेसिक ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है। ये आपका न्यूक्लियस के चारों ओर का स्फेरिकल रीजन हमारा क्या होता है, पहला ऑर्बिटल 1s। कैसा शेप है, स्फेरिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स की डायरेक्शन में भी हो सकता है ना। थोड़ा सा यूं करके दिखा दूं, इलेक्ट्रॉन वाई की डायरेक्शन में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जेड की डायरेक्शन में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं पर भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने क्या बात कर ली है कि स्फेरिकल है। कोई भी चीज़ स्फेरिकल जो होती है वो तीनों एक्सिस से सिमेट्रिकल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन 1s रीजन में कहीं पर भी पाया जा सकता है, ठीक है। 1s रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, वो ऑर्बिटल्स हमेशा किससे एक्सप्लेन किए जाते हैं, वेव फंक्शन से। और वेव फंक्शन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। वेव फंक्शन क्या है, एक प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, एक प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन बहुत हायर ऑर्डर है। अगर आपको यहाँ समझाई भी जाएगी तो थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए आपको हायर कैलकुलेशन मैथ्स लगेगा जो आपको कॉलेजेस में सिखाए जाते हैं, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें। तो हम इतना ही बात करेंगे कि ये क्या है, साइन एक वेव फंक्शन है। और ये साइन फंक्शन जो वेव फंक्शन है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, आर पर। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कोई जगह तो आएगी बच्चों जहां पर इसके साइन की जो प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए, है ना। ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और उस जगह को हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड, मतलब अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पर मिनिमम होती है वो होता है हमारा नोड। हमने क्या देखा था पीछे कि भैया साइन स्क्वायर हमको बताता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू जहां सबसे कम निकलेगी वो होता है नोडल। क्या होता है, नोड। नोड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन का मिलना बहुत रेयर है, ठीक है। तो 1s जो है, 1s का ऑर्बिटल कैसा हो गया बच्चों, 1s ऑर्बिटल हमारा हो गया ऐसा, न्यूक्लियस के चारों ओर स्फेरिकल। ये जितना बड़ा मैं दिखा रहा हूँ ना, ऐसा तो जीवन में ही नहीं हो सकता, लेकिन हमको समझने के लिए करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि एटम कितना सा होता है, इस पेन के इसमें भी मेरे हिसाब से ढेर सारे एटम्स होंगे, है ना। सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो उसके चारों ओर ऐसा स्फेरिकल रीजन होता है। कैसा रीजन होता है, स्फेरिकल रीजन में होता है 1s। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड खत्म हो जाए, या हम कह लें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो के लगभग हो, वहाँ का एरिया कहलाता है नोड। यानी इस 1s ऑर्बिटल के बाद भी यहाँ कोई ऐसी जगह होगी जो हमारा क्या होगा, ये जो स्पेस होगा इसके बाद भी वो कैसा होता है, नोड होता है। क्या होता है बच्चों, वो एक नोड होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये जगह क्या है, ये ऑर्बिटल का एरिया है जहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन ये कौन सी जगह है बाहर की, ये नोड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है। नोड में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी कंपेरेबल टू जीरो हो सकती है। पूरा जीरो तो कोई नहीं कह सकता, पर हाँ यही मान लो कि लगभग जीरो के बराबर होती है। चलिए बच्चों, 1s के बाद आता है 2s। तो देखिए ये हो गया आपका न्यूक्लियस। मैं 1s को थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ये आपका 1s हो गया। जहाँ 1s खत्म होता है उसके बाद थोड़ी सी जगह किसकी होती है बच्चों, थोड़ा सा स्पेस होता है नोड के लिए। ये कौन सी जगह है, ये नोड है। न्यूक्लियस के चारों ओर ये 1s की जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसके बाद आ गया नोड, और नोड के बाद बारी आ गई किसकी, नोड के बाद जो जगह है ये 2s ऑर्बिटल।
ये एक्चुअली बच्चों ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल नहीं है ये स्फेयर है। एज्यूम करो कि ये न्यूक्लियस जो है वो एक बॉल है ऐसी, है ना, और उस बॉल के चारों ओर ऐसा स्फेरिकल रीजन, बॉल के अंदर बॉल के अंदर बॉल, कैसा, बॉल के अंदर बॉल, इस टाइप से क्या होगा आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो ये नोड, और नोड के बाद जो रीजन होगा वो होगा आपका 2s रीजन। क्या होगा 2s रीजन। अब इस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हो सकता है, इस 2s रीजन में भी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हो सकता है। ये 2s का रीजन है, क्योंकि s ऑर्बिटल है तो इसका शेप भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा बच्चों, कैसा होगा, स्फेरिकल। और इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक जगह होगी जहां तक ही इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में मिलेगा, 2s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन एक वैल्यू तक ही मिलेगा। उसके बाद इसका भी नोड आ जाएगा, तो जहां पर 2s खत्म होता है वहां से 2s वाले का नोड आ जाएगा, यानी 2s के बाद भी थोड़ी खाली जगह होगी ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये एक और नोड आ जाएगा। और 2s के बाद फिर क्या आता है, 3s आता है। तो 3s के लिए भी कैसा स्फेयर मान लो, ठीक है। s का क्या बेनिफिट है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, s ऑर्बिटल में इसके चारों ओर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बस इतना आप समझिए। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। कैसा शेप होता है बच्चों, स्फेरिकल, ठीक है। मैं आपको इसका डायग्राम, एक बुक भी है मेरे पास, मैं उसमें भी सबको शो कर देता हूँ। ये इस टाइप से हम बनाते हैं। 1s के लिए ये न्यूक्लियस ब्लैक कलर से, इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर कह लो कि ऑर्बिटल का जगह। उसके बाद की सारी जगह 1s के लिए तो नोड है। न्यूक्लियस ये आपका 1s ऑर्बिटल, उसके बाद ये वाइट से नोड बताया गया है, फिर ये आपका 2s ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है आपका 2s ऑर्बिटल। नोड न्यूक्लियस के अराउंड 1s, सॉरी नोड नहीं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है ये 1s, नोड, फिर ये 2s, फिर नोड, और फिर ये 3s। क्लियर क्लास। तो अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 3s ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं, तो 3s ऑर्बिटल के अंदर कितने नोड हो जाएंगे, 1 और 1 2 नोड होंगे। 2s ऑर्बिटल में कितने नोडल स्पेस हो सकता है, ये, क्योंकि हमारे, अब ध्यान से समझिए, 1s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, तो s ऑर्बिटल का जो नोड होता है ना, s ऑर्बिटल का जो नोड होता है या नोडल प्लेन होता है ये कह लो, या नोडल स्पेस होता है, वो भी स्फेयर होता है। s ऑर्बिटल का भी कैसा होता है, नोड उसी तरीके से होता है जिस टाइप से हमारा स्फेयर होता है, सॉरी स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल होता है, उसी टाइप से उसका नोड होता है। चलिए, तो यहाँ हमने s ऑर्बिटल की बात लगभग फिनिश कर ली है। अब चलते हैं p ऑर्बिटल। शेप ऑफ p ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। तो बच्चों p ऑर्बिटल का जो शेप है ना वो स्फेरिकल नहीं होता है, वो पहले तो x, y और z तीनों एक्सिस पर अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे कि जैसे 2p एक सब शेल है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py और 2pz होते हैं। तो इन सेल्स में, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जैसे और भी हमने एक चीज़ देखी थी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिममली रह सकते हैं, ठीक है। तो p ऑर्बिटल में जो p और 2p सबशेल में जो p ऑर्बिटल है, तीनों एक्सिस पर अलग अलग बढ़ जाता है ना, तीनों एक्सिस पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाता है, उसको px ऑर्बिटल कहते हैं। वो 2p का हो, चाहे 3p का हो, चाहे 4p का हो, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। क्योंकि 3D शेप आप पढ़ रहे हो ना, 3 डायमेंशन, मतलब इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। उसी टाइप से बीच में तो आप ओरिजिन बना लो, यहाँ पर बीच में ओरिजिन बना लो, 2py होता है ना, और सेम तरीके से 2pz भी होता है बच्चों। तो p के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना,
तो उसको थोड़ा सा रिपल्शन फोर्स मिलता है बच्चों। कैसा फोर्स मिलता है? रिपल्शन का फोर्स मिलता है, इसलिए वो कंप्लीटली स्फीयर में नहीं घूम पाता है। जैसे हमारा एस का इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे इस जगह में, पूरे स्पेस में घूम सकता है। कौन से स्पेस में? स्फेरिकल जगह में घूम लेता है एस के अंदर, लेकिन पी के अंदर उसको थोड़ा सा रिपल्शन फील होता है, ठीक है, उसकी रोटेशन की वजह से और प्रोटॉन्स की वजह से। तो रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, इसका शेप जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है। इसको डम्ब बेल शेप कहते हैं। क्या शेप कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डम्ब बेल शेप। शेप का नाम होता है डम्बेल। 2px भी ऐसा होता है इसी टाइप से। हर एक जो है p के ऑर्बिटल वो इसी शेप के होते हैं। ये होता है 2pz ऑर्बिटल इसी टाइप से। 2py, भले वो 2p हो चाहे 3p हो चाहे 4p हो, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस, मतलब सॉरी, ये जो एक्स एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड में इन दो स्पेसेस में मिल सकता है, या फिर जेड एक्सिस में ऊपर नीचे मिल सकता है। जो जेड के इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से वो इन रीजन्स में मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? इन रीजन्स पर मिल सकते हैं। px, py, pz ये इनके शेप है। ये 2px भी हो सकते हैं, 3px का शेप भी ऐसा होगा। वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहते हैं। किसके अलॉन्ग रहते हैं? एक्स एक्सिस के चारों ओर होते हैं। ये जेड एक्सिस के चारों ओर और वाई, मतलब सिंपल सी बात है। पी का शेप कैसा होता है? इस टाइप का डम्ब बेल शेप होता है। ये जो ओरिजिन जहाँ है दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस का, जेड एक्सिस का और वाई, इनका ओरिजिन अगर देखा जाए ना तो तीनों एक ही जगह बनते हैं। मैं आपको इन तीनों को एक साथ, मतलब अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के देखा जाए तो इनको ऐसे आप बना सकते हो एक साथ। वाई, जेड और एक्स एक्सिस, ये ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ये वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस के, जेड एक्सिस के, ठीक है। तो ये जिनके बीच का जो स्पेस है ये भी इनके लिए नोडल जगह है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। ये जो सेंटर है यहाँ पर भी क्या हो सकता है, इस सेंटर या ओरिजिन पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो समझ लीजिए, है ना। तो इस टाइप से हमारे प्लेन्स में होता है, तीन अलग अलग प्लेन में होता है। इन सबको मिला दो, जैसे ये एक ऐसे, ऐसा समझ लो कि ये ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन पूरे एस में इस जगह नहीं घूम सकता है, वो एक्सिस के पास पास घूमेगा। वो ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये खाली स्पेस, इनमें नहीं चल सकता है क्योंकि उसको कुछ रिपल्शन फील होता है बच्चों, है ना। इस वेव को क्या फील होता है? रिपल्शन फील होता है। इसकी वजह से ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड, जेड एक्सिस के अराउंड ही चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका शेप कैसा हो गया? डम्ब बेल शेप का हो गया बच्चों। और ये देखा जाता है बच्चों कि किसी एक सब शेल के अंदर, किसी एक सब शेल के अंदर, जैसे कि मान लो 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, 2px, 2py, 2pz, तो इनकी एनर्जी एक दूसरे से लगभग इक्वल होती है ना। इनकी एनर्जी लगभग कैसी होती है? इक्वल। इसलिए तीनों ऑर्बिटल हमेशा साथ साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसलिए इनको डी जनरेटेड ऑर्बिटल भी कहते हैं। आपको बहुत बार बुक में मिलेगा डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो 2px, 2py, 2pz ये तीनों एक ही p ऑर्बिटल के क्या हैं? एक ही p ऑर्बिटल के, सॉरी p सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं। इनकी एनर्जी कैसी होती है? इनकी एनर्जी हमारे बच्चों एक जैसी होती है। तो 2px की एनर्जी, 2py की एनर्जी और 2pz की एनर्जी कैसी होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। इसलिए इनको डी जनरेटेड ऑर्बिटल भी कहते हैं। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या कहा जाता है बच्चों? इनको डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहा जाता है, क्योंकि जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको यहाँ डी जनरेटेड ऑर्बिटल नाम दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, जैसे कि 2p ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? 3p ऑर्बिटल्स की होती है। 3p ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी होती है 4p ऑर्बिटल्स की। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है इनकी एनर्जीज भी बढ़ती जाती है और नोड भी बढ़ते जाते हैं। 2p के अंदर कितने नोड होंगे? ओनली 1। 3p के अंदर 2, 4p के अंदर 3 नोड्स होंगे। नोड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है क्लास। शेप मैंने आपको बना दिया,
मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ इसके शेप्स कैसे होते हैं। चलिए, तो ये है बच्चों जो हमने देखा वही, ये सब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन है। जो वाई की डायरेक्शन में होता है वो 2py होता है, जो जेड की डायरेक्शन में होता है वो 2pz होता है, और जो एक्स की डायरेक्शन में होता है वो 2px ऑर्बिटल होता है ना। इनके लिए जो एक्स वाई प्लेन होता है, जैसे जेड के लिए जो एक्स वाई का प्लेन है वो पूरा नोडल की तरह काम करता है, वाई वाले के लिए एक्स जेड प्लेन नोडल की तरह काम करता है, और एक्स एक्सिस के लिए वाई जेड प्लेन जो है बच्चों, वाई जेड प्लेन जो होता है वो पूरा नोडल की तरह काम करता है। कि जो एक्स के और इलेक्ट्रॉन है, जो 2px के इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए ये जो वाई जेड प्लेन है वो पूरी तरीके से नोड का काम करता है। चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। तो हमने शेप देख लिया, इसका शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। बात करते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3। 0 के लिए एस और एस सब शेल, इसके लिए पी सब शेल, इसके लिए डी सब शेल, और इस डी के लिए एम की 5 वैल्यू थी हमारे पास। यानी डी के अंदर बच्चों 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, मैंने आपको बताया भी था वहाँ पर कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी हमने क्या देखा कि पी जो हमारा ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है होती है वो एक्सिस पर होती है ज़्यादा। कहाँ पर होती है, एक्स के एक्सिस पर, वाई के एक्सिस पर और जेड के एक्सिस पर। हमने भी डायग्राम भी बनाया, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा मिलता है, एक्स पर मिलता है, जेड पर या वाई एक्सिस के ऊपर मिलता है। लेकिन जो डी ऑर्बिटल है ना हमारा, डी ऑर्बिटल में के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेन में ज़्यादातर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, इस टाइप से, है ना। तो इसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। हम उनके नाम और शेप देखते जाते हैं। सबसे पहले डी का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बेल, मतलब इसके अंदर 2 डम्बेल बनते हैं। डबल डम्बेल शेप का होता है। कैसा होता है, डबल डम्बेल शेप का होता है हमारा डी ऑर्बिटल। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है। वैसे नाम मैंने आपको बता चुका था ऑर्बिटल वाले में, फिर भी सारे बताऊंगा। डी ऑर्बिटल के अंदर डी एक्स वाई होता है। तो ये जो डी एक्स वाई है बच्चों, ये समझिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो डी एक्स वाई है, इसका मतलब है कि ये जो डी ऑर्बिटल है वो एक्स वाई प्लेन में होगा। कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। एक्स वाई प्लेन किसको कहते हैं पता है आपको, प्लेन ये इन दोनों के बीच की इस जगह को कहते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, ये चारों जो कॉर्नर दिख रहे हैं इन सबको मिला दो तो एक्स वाई प्लेन है। ये लाइन एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो डी एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई प्लेन में मिलते हैं। इस टाइप से प्लेन वाली जगहों पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, प्लेन में, एक्सिस पर नहीं होते हैं। डी ऑर्बिटल प्लेन में ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी होते हैं 5 ऑर्बिटल हैं, तो प्लेन में भी मिलेंगे और एक्सिस पर भी मिलेंगे। लेकिन 5 में से जो डी एक्स वाई है वो एक्स वाई प्लेन में होता है। मैंने क्या बताया कि डी का सबशेल डबल डम्बेल होता है। कैसा होता है, डबल डम्बेल शेप का होता है। ये एक डम्बेल और ये 2 डम्बेल, इसलिए इसको डबल डम्बेल कहते हैं बच्चों। ये कौन सा है, डी हमेशा स्टार्ट होता है 3 से, ध्यान रखना, हमने भी पढ़ा भी था कि डी हमेशा 3D से स्टार्ट होता है। 3rd एनर्जी लेवल पे आता है डी ऑर्बिटल। कहाँ आता है, 3rd एनर्जी लेवल पर, इसलिए यहाँ पर 3D होता है। तो ये कौन सा होगा, ये जो हमारा ऑर्बिटल बना हुआ है ये 3D XY होता है। इसके बाद XY होगा, YZ होगा और ZX होगा, ऐसे 3 है। तो वो तीनों एक्सिस के ऊपर नहीं होते हैं, प्लेन में होते हैं। कहाँ होता है, तीनों ऑर्बिटल प्लेन में, ठीक है। ये अगर हम इसको Y और Z मानते हैं
तो उसका भी शेप ऐसे ही होता है वाई जेड प्लेन में, फिर जेड एक्स प्लेन में होता है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीन तो होते हैं प्लेनर बच्चों। कैसे होते हैं? प्लेनर। और जो दो होते हैं ना वो एक्सेस वाले होते हैं। एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो भी कहाँ होता है हमारा? वो एक्स और वाई प्लेन में साथ साथ होता है। एक्स और वाई प्लेन में कैसा होता है बच्चों? साथ साथ होता है। सॉरी, एक्स और वाई प्लेन नहीं, एक्स और वाई एक्सिस पर साथ साथ होता है। ये हमारा शेप होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का। इसी टाइप से बच्चों एक और शेप होता है हमारा, जिसको कहते हैं, अगर हम ऐसे मान लें कि ये हमारा z है, इसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस का जो शेप होता है ना वो हमारा सिर्फ डम्बेल होता है। इस टाइप का शेप होता है जिसको पढ़ते हैं डी जेड स्क्वायर। ये माना जाता है कि ये जो डी जेड स्क्वायर जहाँ पर बनता है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसका शेप जो है इन बाकी सारे शेप्स से डिफरेंट। ये सब डबल डम्बेल होते हैं, सारे कैसे होते हैं? डबल डम्बेल होते हैं। बस ये यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हमारा सिर्फ डम्बेल शेप का ही होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें बहुत डिटेल आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, जहाँ पर हम इन सब के रीजंस फाइंड करेंगे कैसे ये सब हो रहा है। क्योंकि अगर इस चीज़ को हम अभी फाइंड करेंगे तो ना तो यूज़फुल है और आपके लिए थोड़ा सा समझना भी मुश्किल होगा। ठीक है, ये सारे शेप मैं आपको एक बार बुक में फिर शो कर देता हूँ। नोड की बात करें तो नोड हमेशा कितने होते हैं इसके अंदर? नोड हमेशा बच्चों याद रखना, नोड का एक फॉर्मूला होता है हर एक के लिए, n-1 नोड होते हैं। यानी अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D के जो जितने भी ऑर्बिटल होंगे ना उनके अंदर n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो D के अंदर हमेशा यहाँ पर 2 नोड होते हैं। अगर मैं 4D वालों की बात करूँगा तो 4D में कितने नोड होंगे? 4-1, क्योंकि n-1 नोड होते हैं। कितने नोड होते हैं? n-1 नोड होते हैं। तो 4-1 3 नोड होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको इस सबके डायग्राम शो कर देता हूँ बच्चों। ये देखिए, डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, एक्स जेड, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच के प्लेन एरियाज में बताया था। फिर हमने क्या देखा था? हमने इसके अलावा दो और देखे थे, डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, जो एक्स और वाई एक्सिस पर साथ साथ होता है। और एक होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है, जो सिर्फ जेड एक्सिस पर होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने की वजह से इसका शेप ऐसा नहीं हो पाता है और ये यहीं पर ही रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारे शेप देख लिए। एफ ऑर्बिटल जो है वह कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए एफ ऑर्बिटल का शेप हमको सिलेबस में नहीं समझाया गया है। तो बच्चों ये हमने देखा है अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, है ना। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखें और इनके बारे में देखें, शेप समझें, सारे शेप्स याद रखें क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में जब हम लोग मॉलिक्यूल्स का शेप समझेंगे ना, लेसन 4 पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होता है ना, वहाँ पर हमको ये शेप बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से रीड आप करिएगा।